Viewers, welcome to Learning Arc PS5 510 Organization Psychology का लेसन नंबर 7 नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ मिलकर कुछ लोग किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं और कोई ना कोई गोल अचीव करने पे उनका फोकस होता है। जिस तरह कोई यूनिवर्सिटी होगी, कोई बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, हॉस्पिटल्स हो रहे, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में तीन चीज़ें कॉमन होती हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन किसी मुख्तलिफ मकसद के लिए काम कर रही होती है। उनका कोई मुख्तलिफ गोल सेट हुआ होता है, वो उस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि ऑर्गेनाइजेशन लोगों से मिलकर बनती है, वो लोग ही उस टास्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तीसरा ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, वहाँ सबकी जॉब्स डिफ़ाइन होती हैं, हर एक का अपना एक काम होता है, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्तलिफ तरीका है कि वहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्तलिफ तरीके से उसको रखा होता है, वहाँ के रूल्स डिफरेंट होते हैं, कम्युनिकेशन का तरीका, उनके एथिक्स, उनकी सेलिब्रेशन, उनकी मैनेजमेंट, कौन किस सीट पे रहेगा, किसकी किस सीट पे होते हुए क्या ड्यूटीज़ हैं, और ये चीज़ें पहले से डिफ़ाइन हो तो ही एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर स्ट्रक्चर से चल सकती है। अगर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का डिफ़ाइन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी कोलैप्स हो जाएगी। इसमें हमारे पास कुछ टाइप्स आ रही हैं। हमारे पास सबसे पहले है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्टाफ। कि मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर स्टाफ होता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन को हम हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फ्यू और नो लेवल ऑफ इंटरवेनिंग मैनेजमेंट बिटवीन स्टाफ एंड मैनेजर। द आइडिया इज दैट द वेल ट्रेन्ड वर्कर विल बी मोर प्रोडक्टिव। इसमें क्या होता है कि जो एक वेल ट्रेन्ड वर्कर्स होते हैं उन्हें ही डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जाता है। ये नहीं होता कि एक बंदा ने डिसीजन ले लिया और बस उसके अकॉर्डिंग होगा, ऐसे नहीं होता है। जो ट्रेन्ड लोग होते हैं उस काम से रिलेटेड, उनसे डिसीजन मेकिंग में उनको ऐड किया जाता है। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ये फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी में आई थी। ये बेसिकली हमारे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को बताती है। फ्रेडरिक टेलर ने एक मैनेजमेंट थ्योरी बनाई थी जिसे टेलरिज्म भी कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग इसमें 4 बेसिक प्रिंसिपल थे। सबसे पहले कि बेहतरीन तरीका ढूंढा जाए कोई भी टास्क करने का। फिर उसने कहा कि जो वर्कर उस काम को कर रहा है वो उसके लिए एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, यानी उस काम को करना जानता हो। देन जो वर्कर काम कर रहा है उसे बहुत क्लोजली सुपरवाइज़ किया जाए, उसे देखा जाए वो काम कैसे कर रहा है। अगर तो वो काम सही कर रहा है तो उसे उसके लिए रिवॉर्ड दिया जाए कोई ना कोई, और अगर वो गलत कर रहा है तो उसे पनिशमेंट दी जाए ताकि वो मोटिवेट हो। और फिर उस टास्क की जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोल के थ्रू होनी चाहिए, कि यानी उस टास्क के लिए पहले से प्रॉपर मैनेजमेंट हुई हो और कोई कंट्रोल्स मेजर भी हमारे पास होने चाहिए। मैक्स वेबर ने भी टेलर की थ्योरी के ऊपर उसको मज़ीद एक्सपैंड करके एक्सप्लेन किया कि ये जो है हमारी जो रिड्यूस करती है डाइवर्सिटी को, और ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी या जो चीज़ें क्लियर ना हो उसको ख़त्म करती है। मैक्स वेबर एक्सपेंडेड ऑन टेलर्स थ्योरी। उसने भी उसकी थ्योरी को एक्सपैंड करके चीज़ें बताई, और उसने कहा कि ये ज़रूरत है कि हम डाइवर्सिटी को कम करें और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, उसे कम किया जाए। उसने कहा कि वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी एम्फसाइज द नीड फॉर द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ पावर। इट रिकग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। उसने बताया कि रूल्स आपके सेट हों, आप बाउंड्रीज आपकी सेट हों कि लेबर कौन सा है और कौन किस काम के लिए स्पेशलाइज्ड है। अच्छा, न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आई, उसके बाद इसमें ये बताया गया कि जो हमने ऊपर क्लासिकल थ्योरी पढ़ी है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये बहुत स्ट्रिक्टली चीज़ों को लेके चल रही थी, ये बहुत इसमें रिजिडिटी थी। और इस न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के मुताबिक इस थ्योरी की वजह से जो इंसानों में ग्रोथ थी या मोटिवेशन लेवल था, क्रिएटिविटी लेवल था, वो कम हो गया था। न्यू क्लासिकल थ्योरी जो ह्यूमन नीड है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही थी। देन हमारे पास वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट चैलेंज द क्लासिकल व्यू वाज कंडक्टेड बाय मायो एंड रोथलिसबर्गर। इन्होंने 1920 में एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक प्लांट इन हॉथरॉन एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। ये हम ऑलरेडी हॉथरॉन पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर्स में, कि लाइट को उन्होंने चेंज किया और फिर उन्होंने देखा कि वुमेंस किस तरह वर्क कर रही हैं, तो उन्हें ये रिज़ल्ट मिला था कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुई है। यानी आप अगर कुछ चेंज कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट में तो उसकी चेंज करने से जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थीरीज़
मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज में बताया जाता है कि एक ऐसा डिज़ाइन और स्ट्रक्चर प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं या लोग हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने किसी मकसद के लिए। इसको 3 ऑर्गेनाइजेशंस में क्लासीफाई किया गया है: द सिस्टम अप्रोच, सोशो टेक्निकल थ्योरी एंड कंटीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। सिस्टम थ्योरी एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1928 में ये प्रपोज की थी। उनके मुताबिक द फाउंडेशन ऑफ सिस्टम थ्योरी इज़ दैट कि जिसमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जिसके सारे कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हों, एक ओपन सिस्टम की तरह हो, यानी एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हों, और एक वेरिएबल में किसी किस्म का चेंज आएगा तो वो बाकी सब के ऊपर भी एक इम्पैक्ट डालेगा। एक थोड़ा सा चेंज भी किसी एक चीज़ में दूसरी चीज़ों के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सोशो टेक्निकल अप्रोच में हमारे पास वो कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग भी होते हैं, टेक्निकल सिस्टम भी होता है और उसका इन्वायरमेंट भी होता है। इसमें क्या होता है कि लोग दूसरे लोगों की जो टूल्स हैं या यूज़ करके या अपनी टेक्निक्स उन टूल्स पे लगा के या अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए कोई ना कोई चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं या अपनी कोई सर्विस देते हैं उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। और इसी तरह हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें हमारे सोशल सिस्टम में एक मुतवाज़न बरकरार है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है कि लोग कोई अपनी सर्विसेज पे कर रहा है और कोई अपनी गुड्स बना के कंज्यूमर्स को दे रहा है। कॉन्टीजेंसी थ्योरी, क्लासिकल और नियो क्लासिकल थ्योरी में ये देखा गया कि कॉन्फ्लिक्ट से कहते थे कि बचा जाए कि वो इक्विलिब्रियम को ख़राब करता है, मगर कॉन्टीजेंसी थ्योरी में ये कहा गया कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजेबल चीज़ है, इससे छुपने के बजाय इसको मैनेज किया जाए। जनरल स्टडीड फॉर लार्ज यूनाइटेड स्टेट कॉरपोरेशन, और उसने कहा कि कोई भी अगर मसला हो जाता है तो उसकी स्ट्रेटजीज निकाली जा सकती हैं। इनफ्लिक्ट इन जनरल आइडियाज़ वर दैट ऑर्गेनाइजेशन विड एक्ट इन रेशनल, सिक्वेंशनल एंड लीनियर मैनर टू अडॉप्ट टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, कि उसे उसके मुताबिक अपनी इन्वायरमेंट में चेंजेस कर लेनी चाहिए अगर कोई इशू हो जाता है तो। देन हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर recently nearly all organizational followed Weber's concept of bureaucratic structure। सब ऑलमोस्ट जो हम ऊपर पढ़ के आ गए हैं वेबर्स का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर उसको फॉलो करते थे। उसके बाद जो था एक नया स्ट्रक्चर ड्रकर ने मुतारिफ करवाया जिसका नाम था फेडरल डिसेंट्रलाइजेशन। ये कंपनीज ऑर्गेनाइज, सो देयर आर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑपरेटिंग स्टिमुलसली। इसमें यह था कि एक बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ यूनिट्स बनाए जाते थे, यानी एक स्पेसिफिक टास्क एक यूनिट को दे दिया जाता था, या यूँ कह लें कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स बना के तो एक प्रोजेक्ट एक एरिया को दे दिया जाता था, दूसरा प्रोजेक्ट दूसरा यूनिट को दे दिया जाता था। इस तरह काम ज़्यादा इफेक्टिवली होता था, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता था वो फोकल पॉइंट होता था इन्फॉर्मेशन का, यानी जो एक्टिविटीज़ रिलेटेड उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से होती थी वो उस प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आती थी। फिर एक मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को और जो हमारा था ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, इन दोनों को मिक्स करके इसके मिक्सचर से वो बनाया गया। देन हमारे पास आ जाते हैं न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें मुख्तलिफ डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपस में मिलके किसी एक ख़ास मकसद के लिए आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी मुख्तलिफ कंपनीज कह लें मिलके किसी एक ख़ास मकसद के लिए इकट्ठी होती हैं। जिस तरह हम कह लें कि जॉइंट वेंचर इकट्ठे हों कोई बड़ी सारी टेक्निकल सिस्टम बिल्ड करने के लिए, लाइक स्पेस शटल, या फिर कंस्ट्रक्शन की कंपनीज इकट्ठी हों कोई बड़ा सारी स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, नाम से पता चल रहा है वर्चुअल, यानी आप लोगों को के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एक दूसरे के साथ टेली कम्युनिकेशन के थ्रू इंटरेक्ट करें, मोबाइल फ़ोन्स या कंप्यूटर्स के थ्रू एक दूसरे से रब्ता करके अपने किसी मकसद में के लिए इकट्ठे हों। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज इज़ अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट शेयर रिसोर्सेज एंड स्किल्स टू अचीव इट्स मिशन गोल। सिंपली वही चीज़ आ रही है कि अपनी कोई भी स्किल या अपनी कोई ना कोई रिसोर्सेज वगैरह शेयर करने के लिए वर्चुअल तौर पे या मोबाइल फ़ोन्स पे या कंप्यूटर्स पे इकट्ठे होकर मुख्तलिफ कंपनीज कोई काम कर रही हूँ। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये आ जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टीन्यूसली अपने ऊपर वर्क कर रही हो, अपनी खामियों को देख रही हो, अपनी गलतियों को देख रही हो, अपने फीडबैक पे चेक रख रही हो और उनको देखते हुए अपने अंदर तब्दीलियाँ ला रही हो, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर वर्किंग कर रही हो और अपने वर्क को एनहांस कर रही हूँ। Such believes that organizations are evolving from controlling to predominantly learning.
इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सबसे पहले है सिंगल लूप लर्निंग। सिंगल लूप लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो कि अपनी गलतियों को देखती हैं, उनको ठीक करती हैं, मगर जो उनकी पॉलिसीज़ और गोल्स होते हैं उनको वो चेंज नहीं करते, यानी अपने लॉज और अपनी वैल्यूज से हटती नहीं है, सिर्फ उस मिस्टेक को ठीक करती हैं। इसको फॉयल एंड लायल्स ने लोअर लेवल लर्निंग भी कहा था। देन हमारे पास आ जाता है डबल लूप लर्निंग। डबल लूप लर्निंग में होता है कि ये अपनी गलतियों को भी देखती हैं, उन पर वर्क करती हैं, उनको ठीक भी करती हैं, और उसके अलावा ये अपनी पहले से जो उन्होंने पॉलिसीज़ ऑब्जेक्टिव या गोल बनाए होते हैं ना, रूल्स वगैरह बनाए होते हैं, उनमें भी उसके मुताबिक चेंजिंग्स करती हैं। तो फॉयल और लॉयल के मुताबिक इसको हाई लेवल लर्निंग कहा जाता है। जनरेटिव लर्निंग और लर्निंग टू एक्सपैंड एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज़, ये सेंच के मुताबिक कहा जाता है, और मेंसन के मुताबिक इसे स्ट्रेटजिक लर्निंग कहा जाता है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।